के लिए। देखिए, आपको याद होगा कि हम लोग एमएड के लिए देख रहे हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हो चुका था, सेकंड पेपर यहाँ चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट पेपर हमने समझाया नहीं था, केवल हमने वहाँ पर उसकी पिक्स डाल दी हैं, तो आप देख लेना। यदि आपको आवश्यक लगेगा और आपको ये लगेगा कि मैम उसे समझाइए, तो हम उसे समझा देंगे बाद में, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो अब हमने सेकंड पेपर उठा लिया, तो पहले सेकंड पेपर हम लोग ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर की तो सारी पिक्स हमने डाल दी हैं, पूरे नोट्स डाल दिए हैं। आप लोग उसे पढ़ लेना, यदि समझ आए तो अच्छा है, नहीं आए तो उसको दोबारा से हम पूरा पढ़कर बता देंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक क्लियर करवा देंगे, वैसे कर लेंगे। नहीं तो वैसे समझ पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और ये चूँकि सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, और आपको याद ही होगा क्या पढ़ रहे थे। सेकंड पेपर है, ध्यान रखना ये, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता ही होगा। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कि शिक्षा कैसी थी प्राचीन काल में, और उसके बाद स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद। तो हम लोगों ने ये देखा था। और इसमें ये स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा थी ना, उसमें हम मैकाले को देखा था हमने। मैकाले का नाम पता है? ये मैकाले वास्तव में सही है, मैकाले, ये काला ही था। इतना काला हृदय का बंदा था ये, इसने रेड मार दी हमारी शिक्षा व्यवस्था की। कहते हैं कि ये अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर स्थापित करने वाला था, लेकिन स्थापित अंग्रेजी शिक्षा क्या, इसने तो शिक्षा की दुर्गति कर दी। इसने तो केवल अंग्रेज़ों को ही चाहा, भारतीयों को इसने कभी नहीं चाहा। खैर, मैकाले का आप पढ़ ही चुके हो, नहीं पढ़ा हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। आपको वैदिक काल में कैसी शिक्षा थी उसकी भी लिंक मिल जाएगी। मैकाले की शिक्षा क्या थी, उसने क्या दिया था, उसका विवरण पत्र क्या था, और मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत क्या था, इसकी भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने तो यही सोचा था कि केवल पिक्स आपको सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। केवल आपको ये सारी चीज़ें भेज देंगे, नोट्स भेज देंगे, आप देख लेना। लेकिन फिर कुछ बच्चे चाह रहे थे कि हम इन्हें डिस्क्राइब करें, तो हम कोशिश ये करें कि अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। अधिक से अधिक टॉपिक हम आपके पास सामने लाएँ तो डिस्क्राइब करके लाएँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अभी हमने देख लिया, क्या देख लिया, हम लोग देख चुके हैं मैकाले के सिद्धांत तक, मैकाले का विवरण पत्र तक, और उसका निस्यंदन सिद्धांत क्या था, निस्यंदन के बारे में, ठीक है। अब हम जो मैकाले था ना, उसके बाद भी अब एक और आया जिसे कहते हैं वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र। तो हम लोग उसे देख लेते हैं, ठीक है। ये है मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। हमने आपको बताया था मैकाले ने ऐसी फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, आपको पता ही। उसने ये कहा था कि ऊंचे ऊंचे वर्ग के लोगों को शिक्षा ग्रहण करा दो, पढ़ा दो, उन्हें पढ़ा लिखा के तैयार कर दो, फिर उन्हीं से छन छन कर शिक्षा निचले स्तर के लोगों के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ये कहा था, ये था उसका निस्यंदन सिद्धांत। जैसे कोई चीज़ छान दो तो पहले बड़े बड़े लोगों को मिल जाए, फिर उन्हीं के द्वारा छन छन कर नीचे तक पहुंच जाए, निचले स्तर तक पहुंच जाए। इसलिए उसने कहा निस्यंदन का सिद्धांत, या फिल्ट्रेशन थ्योरी, छन छन के जो पहुँचे, ठीक है। अब इसके बाद जो आती है थ्योरी, वो आती है वुड डिस्पैच। अच्छा, आपको पता ही है कि हर 20 वर्ष बाद आज्ञा पत्र बदलना होता था, पुनरुत्थान उसका होना था, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग, ये देखिए मैकाले का आ गया निस्यंदन सिद्धांत, मैकाले का विवरण पत्र आ गया, उसके बाद है वुड डिस्पैच। वुड का घोषणा पत्र क्या था, ये इतना फेमस है, इतना ज़रूरी है इसे समझना कि मैकाले वाला बहुत आता है, और ये वुड का घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छी तरह समझा पाएँ, ठीक है। यहाँ तक तो हम आपको दिखाई चुके थे पिछली वीडियो में, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं वुड डिस्पैच से, ठीक है। जिसने इससे पहले का नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी, वहाँ देख लेना, ठीक है। वो देख लेना, और आप लोग देखा करो, शेयर भी किया करो, वो बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप पता नहीं शेयर नहीं करते हैं कि हमको ऐसा लगता है, ठीक है। शेयर किया करो, ओके। चलो देखते हैं ना, बोर्ड का घोषणा पत्र था क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैकाले का चल रहा था, आप सभी जानते हो कि मैकाले के उस विवरण पत्र से और निस्यंदन के सिद्धांत से लोग बहुत दुखी हो गए थे। क्योंकि भाई दुखी क्यों नहीं होंगे, आप शिक्षा के बारे में यहाँ बताने आए हो, आप अंग्रेजी शिक्षा के बारे में यहाँ बोल रहे हो कि सबको ग्रहण कराएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप 1 लाख रुपया जो यहाँ के विद्वानों के लिए रखा गया था, जो यहाँ के साहित्य के लिए रखा गया था, आप ना तो विद्वानों को देख रहे ना साहित्य को देख रहे। आप किसको देख रहे हो, आप देख रहे हो केवल बड़े बड़े वर्ग को। बड़े बड़े वर्गों में ऐसा नहीं आते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आते हो, ना ना, उनके हिसाब से बड़ा वर्ग वो था जो राजा महाराजा का था, साहूकारों का था, सेठ का था, उनके लिए वो था, उनको ही वो शिक्षा देते थे। मैकाले का ये नेम था। अच्छा, अब जब मैकाले के उसको विवरण पत्र को, निस्यंदन के सिद्धांत को 20 साल पूरे हो गए, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद आया वुड डिस्पैच। चलो पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग इस तरह। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनते जाना, ठीक है। वुड घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी और ये क्यों आया था, देखते हैं, ठीक है।
मूल्यांकन करना में से। बोर्ड का घोषणा पत्र शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जो बोर्ड डिस्पैच है उसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है, तो चलो देखते हैं क्या है इसमें, एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान शिक्षा में। चलिए चलते हैं। इसमें लिखा है, ऊपर वाली लाइन से देखिए, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। जैसा कि हम आपकी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो ब्रिटिश सरकार होती थी ना, हर 20 वर्ष के बाद एक नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। और पहले आपको ध्यान होगा कि 1835 में इसने मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति के बारे में बता ही दिया, ठीक है। शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और जो आज्ञा पत्र आया था ना 1813 वाला, उसको ही इसने साफ सफाई करके उसी की अच्छी तरह समझाकर बढ़ा चढ़ाकर उसको ही बता दिया। पहले 1813 में आया, उसके बाद फिर जो आया 1834 में आया, फिर मैकाले ने 1835 में विवरण पत्र प्रस्तुत किया। अब जब 1834-35 हो गया तो फिर 20 साल का समय हुआ। 20 साल बाद फिर लगभग 1853-54 में अब ब्रिटिश सरकार ने फिर से एक नया आज्ञा पत्र जारी किया, ठीक है। नया आज्ञा पत्र जारी किया, और जब ये आज्ञा पत्र जारी किया तो ये क्या था, ये पिछले आज्ञा पत्र का, यानी कि जो मैकाले वाला आज्ञा पत्र था उसका नवीनीकरण था वो, ठीक है, यही आप समझिए। और ये क्या था, ये भारतीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। ऐसा हुआ था कि जब आप ने देखा कि मैकाले की जो नीति थी बड़ी गंदी थी, तो ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी कि मैकाले अच्छा नहीं कर रहा हम लोगों के लिए। सब वर्ग उससे दुखी हो चुके थे, उच्च वर्ग को छोड़ के सब वर्ग उससे दुखी थे। इस बात के बारे में ब्रिटिश सरकार को भी पता लगी, तब उन्होंने कहा कि भैया मैकाले का ये जो हमने आज्ञा पत्र दिया था इसने अपने हिसाब से चलाया है, अब हमको थोड़ा बदलाव करना चाहिए जिससे वहाँ के लोग दुखी ना हों, और ख़ासकर अंग्रेज़ों के प्रति जो उनका द्वेष भाव है वो ना रहे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फिर 20 साल बाद लगभग 1853 में एक आज्ञा पत्र जारी किया, ठीक है। जो आज्ञा पत्र जारी किया था ना, वो ऐसा था कि वो भारतीय शिक्षा की नीति में कुछ बदलाव करना चाहता था। उस आज्ञा पत्र के द्वारा बदलाव होना था। और क्या होना था, इसमें हुआ कुछ ऐसा कि इसमें एक संसदीय समिति नियुक्त की गई थी, और इस जो समिति थी, इस समिति ने क्या कहा कि आप हमें बताएं कि हमें क्या करना है। ब्रिटिश सरकार से कहा, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमने जो आज्ञा पत्र जारी किया था आपको उसी को देखना है, उसी का पुनरुत्थान करना है, आपको उसकी शिक्षा संबंधी विचारों को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाना है, जिससे भारत के लोग हम अंग्रेज़ों की धाक वहाँ जमने दें। तो ये सब वहाँ पर बात हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, सन 1854 में कंपनी ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसे कंपनी के संचालक मंडल के प्रधान, ये चार्ल्स वुड कौन था, ये कंपनी का संचालक मंडल का प्रधान था। चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि संचालक मंडल का प्रधान था ये चार्ल्स वुड, इसलिए इसके नाम से इसको वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। इस घोषणा में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु एक सुनिश्चित तथा दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि जो 20 साल बाद आज्ञा पत्र जारी किया जाता था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 20 साल में जितना कुछ हुआ है, जितना कुछ बदलाव हुआ है, यदि हमारी शिक्षा से लोग सुखी हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुखी हैं तो हम आज्ञा पत्र में ऐसा बदलाव कर देंगे कि अब आगे आने वाले आज्ञा पत्र के अनुसार जब भारत में शासन किया जाएगा तो लोग उससे खुश रहेंगे, ऐसा था। तो यहाँ भी 1954 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, क्योंकि इसका प्रधान जो था वो चार्ल्स वुड था, इसलिए अब जो अगला नया पत्र आया जो चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया वुड का घोषणा पत्र, और ये कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भारत में, ठीक है, ये कहा जाता है। अच्छा, इसमें मुख्य चीज़ क्या थी, ये मुख्य चीज़ देखिए, आप एक बार ध्यान रखना, अंग्रेज़ों ने जितनी चीज़ें बनाई ना, ये सारी चीज़ें भारत में आकर इन्होंने एक भी चीज़ इंडिया के और इंडियंस के लिए फेवर में नहीं बनाई हैं। इन्होंने केवल अपना मत निकालने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए सारे काम किए थे। इंडिया को अपने फेवर में रखना तो केवल एक दिखावा था और कुछ भी नहीं था। इंडिया के लिए कुछ करना केवल एक दिखावा था और कुछ भी नहीं था। देखिए, वुड की घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसमें देखो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया गया कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। इसने कहा कि सर्वप्रथम वुड घोषणा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। और उद्देश्य क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, देखो
इन्होंने कहा, जैसा कि मैकाले ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम उनके बौद्धिक विकास को ऊंचा उठाएंगे भारतीयों के, लेकिन यहाँ ये कहा कि मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों को ऊंचा उठाना है हमें। ये था वुड का घोषणा पत्र का उद्देश्य। और क्या था, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से अवगत कराना, उनकी भौतिक उन्नति करना। अभी देखिए यहाँ पर भी ये अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानेंगे, अपने ज्ञान को कम नहीं करेंगे, भारतीय ज्ञान को पकड़ेंगे नहीं और अपने ज्ञान को छोड़ेंगे नहीं, इनका ये था। ठीक है, तो पहले तो चलो थोड़ा सा तो चेंज हुआ कम से कम कि मानसिक विकास भी कराना है और बौद्धिक विकास। दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराना है और उनकी भौतिक उन्नति भी करना है, जो गरीब हैं वो गरीब न रह जाएं, ऐसा भी है। ठीक है, आगे वाला ये पेज देख लीजिए। और क्या था इसमें, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसकी, ठीक है, वैसे तो ले लिए होंगे आपने पहले ही। देखिए और क्या कहते हैं इसमें उद्देश्य, देखो नैतिक और चारित्रिक विकास। मैकाले के विवरण पत्र में नैतिक और चारित्रिक विकास का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो तो केवल हमारे भारतीय लोगों को केवल अपना नौकर बना के रखना चाहता था, अपना क्लर्क की पोस्ट पर बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोगों को बिठाना चाहता था, अंग्रेजी पढ़ाकर, केवल इतना था। लेकिन यहाँ पर बोर्ड के घोषणा पत्र में क्या हुआ, नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी बल दिया गया। ठीक है, यहाँ बल इसलिए दिया गया क्योंकि मैकाले की नीतियों से लोग दुखी थे ना, बस अंग्रेजी शिक्षा थोपी जा रही थी लोगों के ऊपर, उच्च वर्ग के ऊपर। उच्च वर्ग वाले पढ़ लिया करते थे, अपने हिसाब से चलते थे, और अब उनके अंदर जैसे जैसे वो लोग अंग्रेजी पढ़ते चले गए ना, तो उनके अंदर घमंड भी आ गया, और घमंड इतना आ गया कि वो निम्न वर्ग के लोगों को बिल्कुल पूछते ही नहीं थे। तो उनका नैतिक और चारित्रिक विकास दोनों ही बेकार हो गया। नैतिक और उनकी नैतिकता, चरित्र का जो सुंदरता होती है, वो दोनों ही निम्नता की ओर जा रहे थे। तो ये था। लेकिन वुड डिस्पैच में कहा गया कि भैया अब जो पैसा दिया जाएगा ना, उसमें भारतीयों के नैतिक और चारित्रिक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ये था। और दूसरा और क्या था, राज्य की सेवा के लिए स्वयं कर्मचारी तैयार करना। उसके बाद भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। हाँ भैया, अपना काम करने हैं, अपना ही काम करेंगे ये। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा शिक्षा के उद्देश्य से रिलेटेड। अब आगे क्या, पाठ्य विषय, यानी कि इसका करिकुलम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्राच्य भाषाओं में संस्कृत, अरबी को महत्व दिया गया। वहाँ क्या था मैकाले में था संस्कृत को मुख्य महत्व दिया गया था, अंग्रेजी को मुख्य महत्व दिया गया था, और संस्कृत, अरबी और इन सारी भाषाओं को, या फिर मातृभाषा में जो कोई बोलता था, उन्हें गंवारू भाषा कहा गया था। ऐसा था वहाँ पर। ठीक है, मैकाले की में। लेकिन यहाँ जब देखा ना मैकाले, इसने वुड ने देखा ना कि मैकाले की नीतियों से लोग दुखी हैं, और क्योंकि मैकाले ने अपनी नीतियों को थोपा है लोगों के ऊपर, तो वो समझ गया कि भैया यहाँ पर थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। अब वहाँ तो अंग्रेजी था मुख्य, लेकिन यहाँ संस्कृत और अरबी को भी महत्व दिया गया, परंतु साथ ही साथ पाश्चात्य और विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया। ठीक है, आगे देखिए, पाठ्य विषय के संबंध में चर्चा करते हुए वुड ने कहा कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। देख रहे हो आप, कोई अंग्रेज तुम्हारे यहाँ का भला नहीं चाहता था, कभी नहीं चाहता था। वुड भी यही चाहता था कि हम भारत में ऐसी शिक्षा दें कि केवल हमारे यूरोप की जितनी कलाएं हैं ना, जितना विज्ञान है, जितना दर्शन है ना, सबका विकास हो। भारतीयों के या साहित्य, दर्शन, कला या किसी भी चीज़ के विकास की बात उन्होंने एक बार भी नहीं कही। ठीक है, ये था वुड डिस्पैच। और क्या था, अब देखिए जन शिक्षा का प्रसार, यहाँ कितनी बड़ी बात है। जन शिक्षा का प्रसार, वहाँ जन शिक्षा कैसी थी, वहाँ जन शिक्षा थी ही नहीं मैकाले में, वहाँ तो केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा थी। ठीक है, यहाँ क्या था, जन शिक्षा के प्रसार। बोर्ड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई, और इस संबंध में 5 निर्णयों की घोषणा की गई। 5 निर्णय कौन कौन से दिए गए। पहले तो इसने निस्संदन सिद्धांत को निरस्त कर दिया। अरे करना ही पड़ेगा निरस्त, क्योंकि केवल उच्च वर्ग के लिए है, तो निम्न वर्ग कहाँ जाएगा भैया। ठीक है, तो इसने वुड डिस्पैच ने निस्संदन सिद्धांत को ख़त्म कर दिया, सबसे पहली बात। और ये कहा कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए सुलभ कराई जाएगी। ठीक है, सबके लिए। आगे देखिए, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी, केवल दिखावा ही था। देखिए, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी, और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या वृद्धि की जाएगी। ठीक है, और यहाँ भाषाओं का विकास किया जाएगा, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। ठीक है, और जो अनुवाद करेगा उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब था इसमें। ठीक है, यानी कि भाषाओं का विकास भी होगा, यूरोपीय विज्ञान का विकास होगा, और भारतीय भाषाओं में यूरोपीय जो ग्रंथ है ना, उनका अनुवाद होगा।
और जो अनुवाद करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयास किए गए, प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, जैसे आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ लिख लिए और आपने अपने स्वयं की इच्छा से अपने नगर के लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये था व्यक्तिगत प्रयास जो कर रहा है लोगों को पढ़ाने लिखाने और समझाने बुझाने के, ये था, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये था। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का माध्यम क्या था। घोषणा पत्र में देसी भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया गया, देसी भाषाओं के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया गया। और यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देसी भाषाओं के माध्यम से हो सकता है, उसने ऐसा कहा वुड डिस्पैच में। अंग्रेजी माध्यम का उपयोग इन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए जो इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि इसके माध्यम से यूरोपीय ज्ञान को ग्रहण कर सकें। यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि अंग्रेजी भाषा किसको सिखाई जानी चाहिए, अंग्रेजी भाषा उसको सिखाई जानी चाहिए जिनको यूरोपीय ज्ञान थोड़ा बहुत है, यानी कि जो यूरोपीय लोगों की बातों को समझते हैं, जो यूरोपीय ज्ञान को थोड़ा जानते हैं, जिन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियाँ पढ़ी हैं, इस तरह की, मतलब अंग्रेज़ों की बहुत सारी चीज़ें जो जानते हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, उनके लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ऐसा कहा वुड डिस्पैच ने। सबके लिए नहीं हो अंग्रेजी माध्यम, सबके लिए अंग्रेजी ना हो, अंग्रेजी उनके लिए हो जो यूरोपीय ज्ञान से पहले थोड़े से परिचित हैं, उनके लिए। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजी और देशी भाषाओं, देखिए, इस प्रकार अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए आदेश पत्र में यह आशा प्रकट की, हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए, क्या है, ध्यान से देखो, आदेश पत्र में क्या है, यह आशा प्रकट की, हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। अरे, ये देखने की आशा कहीं नहीं कर रहे थे, ये तो मजबूर थे, क्योंकि इनकी नीतियों से लोग दुखी थे ना, इसलिए मजबूर थे। तभी तो वुड ने ये सब कह दिया कि हम दोनों भाषा को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि भारत की भाषाओं को आगे बढ़ने देना चाहते हैं, केवल ये दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। चलो खैर, कुछ तो सुधार हुआ। आगे देखिए, शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या था। देखो, आप लोग अच्छी तरह अपने आप हिसाब से पढ़ लेना इसे, हम केवल आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ोगे तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ तो हम केवल आपको मुख्य मुख्य पॉइंट्स है ना वो बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब लोग इनकी नीतियों से बड़े दुखी हो गए ना, तो इन्होंने कैसे कैसे लोग लुभावने वायदे किए, कैसे कैसे लोगों को मनाने के लिए बात किए। शिक्षा का उत्तरदायित्व देखिए, शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था ना, इन्होंने कहा कि शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व, चाहे उसका प्रचार हो चाहे प्रसार हो, ये सब कंपनी के ऊपर निर्भर है। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का उत्तरदायित्व हम कंपनी को सौंपते हैं। और आगे पत्र में लिखा कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता जितना शिक्षा करती है। कितने झूठे लोग थे ये। चलो खैर, अब देखिए, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या था। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये था कि घोषणा पत्र ने भारत के तत्कालीन चारों अंग्रेजी प्रांतों में एक एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी थी। 4 प्रांत थे ना, उन चारों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करी, ये हुआ। ठीक है, मतलब पहले शिक्षा विभाग नहीं था, लेकिन इसने वुड डिस्पैच की वजह से चारों क्षेत्रों में, चाहे वो बंगाल हो, बिहार, उड़ीसा, ये सब कुछ भी हो, इनके धीरे धीरे करके सब होते गए। बंगाल भी हुआ, बिहार भी हुआ, उड़ीसा भी हुआ, मद्रास भी हुआ, बम्बई भी हुआ, है ना, बहुत सारे इनके प्रांत थे। तो इनके फ़िलहाल तो जो चार जो थे ना स्थान, वहाँ हुआ, चाहे वो कैलकाटा हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो मैसूर हो। ठीक है, इनमें इनके लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के संचालन का भार लोक शिक्षा निर्देशक को दिया गया। इसकी सहायता के लिए कतिपय शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब देखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को उच्च उपलब्धियां तथा बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बात की गई। और जो शिक्षा विभाग थे उसके 4 शिक्षा विभाग खोले गए चारों क्षेत्रों में। शिक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने कंपनी के हाथ में दे दिया। ठीक है, और क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना में क्या कहा, इन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। क्रमबद्ध शिक्षा कैसे होती है, पहली बार यहाँ क्रमबद्ध शिक्षा के बारे में कहा गया था। तो क्रमबद्ध शिक्षा क्या होती है, जैसे आप पहली क्लास में पढ़े, फिर आप दूसरी में पढ़े, फिर आप तीसरी में पढ़े, फिर चौथी में पढ़े, ये क्रमबद्ध तो है। आप पहली से डायरेक्ट 8 में आ गए, ये क्रमबद्ध नहीं है ना। तो यहाँ पर क्रमबद्ध शिक्षा की बात की गई, लेकिन यहाँ इन्होंने क्रमबद्ध शिक्षा अपने हिसाब से कही। और क्रमबद्ध शिक्षा में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो,
क्रमबद्ध शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्रमबद्ध शिक्षा में सबसे पहले जो बच्चा होगा ना, वो अपने देसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा ना, उसमें भाषा देसी होगी, माध्यम भी देसी होगा, पढ़ाने का माध्यम, पढ़ने का माध्यम देसी होगा पूरी तरह से, यानी कि अपनी मातृभाषा में सीख पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो क्रमबद्ध तरीका बताया पढ़ने का, क्रमबद्ध क्लासेस बताई, उन्होंने कहा सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाएगा, जो देसी प्राथमिक विद्यालय होगा उसमें। उसके बाद वो मिडिल स्कूल में पढ़ेगा, और जब मिडिल स्कूल वो पास कर लेगा, उसके बाद वो हाई स्कूल में आएगा, हाई स्कूल के बाद वो कॉलेज में पहुंचेगा, और फिर वो विश्वविद्यालय में पहुंचेगा। इस तरह से उन्होंने ये 5 चीज़ें बताई, क्रमबद्धता में 5 ये नियम बताए। ठीक है, 5 क्रम बताए। और जब ये हो गया तो उसके बाद क्या, ग्रांट इन एड, यानी कि सहायता अनुदान प्रणाली, इसके बारे में बुड ने अपने घोषणा पत्र में बताया। देखिए, जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना। वैसे हमने फर्स्ट डे ये सब डाल दिया था, लेकिन यह समझाने के हिसाब से हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए जल्दी जल्दी समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ एक नहीं बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत सारे टॉपिक समझने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, इस तरह करेंगे। तो देखिए, अब सहायता अनुदान प्रणाली, इसमें क्या था? इसमें ये था कि ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि कम सरकारी खर्चे में अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके, ऐसा कुछ करना है। क्या था? कम सरकारी खर्चे में अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। अतः आदेश के द्वारा स्कूलों को आर्थिक अनुदान की पद्धति जारी करने की सिफारिश की। ठीक है, मतलब सहायता अनुदान प्रणाली क्या थी? इन्होंने वुड डिस्पैच में स्कूलों को सहायता देने के लिए भी बात कही। ठीक है, ये चाहते थे कि कम खर्चे में बहुत सारे काम आराम से हो जाएं। ठीक है, और क्या था? देखिए, सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा का संकेत करते हुए आदेश पत्र में यह वाक्य अंकित किया गया है, यानी कि वुड डिस्पैच में यह बात लिखी गई, भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। ठीक है, ये लिखा था, ये लाइन उसमें लिखी थी कि भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण को प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बात की गई थी। यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि भारत में भी इंग्लैंड की तरह शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षकों की भी ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को पढ़ाने की शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, और दूसरी बात कही थी इन्होंने कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की जाए, जो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है, तीसरी बात थी, यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, किस किस के लिए होगा ये प्रशिक्षण, किस किस को ट्रेनिंग दी जाएगी? ये सामान्य शिक्षकों, विधि के शिक्षकों यानी लॉयर्स को, और जो मेडिकल क्षेत्र में जो टीचर होंगे उनके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये प्रशिक्षण अलग अलग हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही छत के नीचे आप सबको दे दी, नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, प्रशिक्षण अलग अलग दिया जाएगा। और स्त्री शिक्षा के लिए देखिए, इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा के लिए यानी कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं और उन्हें अनुदान सहायता दी जाए। ठीक है, स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी इनका मत था। अब कितना मत था और क्या था भैया, ये तो यही जाने, और वैसे तो पूरी इंडिया जानती है कि ये तो केवल दिखावा था इनका सब कुछ, है ना। आगे देखिए, व्यावसायिक शिक्षा, ये वोकेशनल शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं को हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे जिससे उन्हें जॉब मिल सके, यानी कि इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर भी इसमें अत्यधिक जोर दिया। अलग अलग कॉलेज खोले जाने की बात कही उन्होंने। मुसलमानों की शिक्षा के बारे में क्या कहा? मुसलमान शिक्षा के बारे में इन्होंने ये कहा कि मुसलमान बच्चों के लिए अलग से विशेष स्कूल खोले जाएंगे और मुसलमान बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं और वो अपने अन्य चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मुसलमान बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे और ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जो उनको आकर्षित कर पाएँ। और धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या कहा कि धार्मिक शिक्षा के लिए यहाँ तटस्थता की नीति अपनाई गई। ठीक है, लेकिन एक और तो देखो, जहाँ बात सनातन धर्म की आए, चाहे मुस्लिम पंथ की आए, किसी की भी आए, यदि धार्मिक शिक्षा की बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया इससे तो दूर रहो, कोई धार्मिक चीज़ें स्कूल में विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन भाई दूसरी ओर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनेक प्रकार के मिशन स्कूल खोले धर्म की शिक्षा देने के लिए, और पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया। देख रहे हो, हमारा भारत, हमारा देश, हमारी हर चीज़, हमारी पुस्तकालय, हमारी हर चीज़, लेकिन फिर भी यहाँ बाइबल रखना अनिवार्य था। यहाँ रामायण और भगवत गीता रखना अनिवार्य नहीं था इन लोगों के लिए। ऐसा था धार्मिक शिक्षा के बारे में। घोषणा पत्र में क्लियर कर दिया गया कि दूर रहो धर्म से, लेकिन क्या करो,
मिशनरी स्कूल भी बनाया गया, धर्म शिक्षा दी गई, बाइबल लिखना अनिवार्य किया गया, ऐसा हुआ। अच्छा, गुरु शिष्य के बारे में क्या कहा गया उस घोषणा पत्र में? इन्होंने कहा कि गुरुओं के स्तर को ऊंचा करना है, गुरुओं के स्तर को ऊंचा उठाने पर बल दिया इस घोषणा पत्र में। उनके वेतन में वृद्धि की बात कही इन्होंने। संस्थागत निर्धन एवं गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया। ऐसा देखो, लिखने में जो होता है ज़रूर नहीं वो आपके जीवन में भी उतर जाए, जो होता है ना लिखाई में वो प्रैक्टिकल में भी हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये तो अंग्रेज़ तो झूठे वायदे हमेशा से करते रहे थे, ठीक है, इसलिए इनकी बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि ये सब उल्टा ही काम करते थे। आगे देखिए, प्राच्य साहित्य व देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। यहाँ प्राच्य की और पाश्चात्य की बड़ी लड़ाई हुई मैकाले के विवरण पत्र में। यहाँ देखिए क्या था, प्राच्य साहित्य व देशी भाषाओं को प्रोत्साहन। इन्होंने प्राच्य साहित्य यानी कि जो प्राचीन काल के जो हमारे साहित्य थे ना, चाहे वो भागवत हो चाहे रामायण हो, उनको और देसी भाषाओं को बहुत प्रोत्साहित किया। ठीक है, किया नहीं मतलब किया जाए। इन्होंने कहा, वुड डिस्पैच में लिखा गया कि जो प्राचीन साहित्य है ना उनको और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। और उसके अतिरिक्त क्या है, उसके अतिरिक्त यह है कि इसके अतिरिक्त उसमें यह अभिलाषा भी लिपिबद्ध की गई कि देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए। कौन सी पुस्तकों की रचना हो रही थी देशी भाषाओं में? ये उन पुस्तकों की रचना हो रही थी जो अंग्रेजी ग्रंथ हुआ करते थे कभी। उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद करवाया जाए। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता इनकी दूर नहीं होगी, ये तो इंडिया की सभ्यता को दूर कर सकते हैं, लेकिन पाश्चात्य नहीं। आगे देखिए, शिक्षा और रोजगार की बात क्या कही थी? इन्होंने कहा कि नौकरियां दी जाएं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जितने लोग होंगे उनको नौकरियां दी जाएं, इनका कहना ये था। और क्या था? और इन्होंने एक बात कही थी आगे पत्र में, एक मुख्य बात थी शिक्षा और रोजगार के विषय में। उन्होंने कहा कि जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हों तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? घोषणा पत्र में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया कि हम जब दो लोगों को देखेंगे कि दोनों लोग एक ही योग्यता के हैं, एक ही बराबर समझदारी है, एक ही तरह के एग्ज़ाम में पास हुए हैं, तो उन दोनों में से हम नौकरी उस बंदे को देंगे जिसने अंग्रेजी शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त की है, उसको देंगे। हम उसको नहीं देंगे जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं की है। नौकरी किसको मिलेगी? जिसको अंग्रेजी शिक्षा की अच्छी जानकारी है उसे मिलेगी। ठीक है, ये था इनका मत। और क्या था? देखो, आपने देखा घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा था। अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, मूल्यांकन कर लेते हैं, इसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या रही वो देख लेते हैं एक बार, एक झलक में। ये ध्यान रखना कि ये इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है, इंडिया में वुड डिस्पैच जो है बहुत बहुत पूछा जाता है। देखिए, बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अनुसार सरकार ने भारतीय शिक्षा को प्रथम बार अपने ऊपर लिया, पहली बार अपने ऊपर भार लिया भारतीय शिक्षा का। और क्या था, उसने शिक्षा की ठोस नीति निर्धारित की तथा सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर गहराई से विचार किया। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रसार, अंग्रेजी भाषा तथा देसी भाषाओं को माध्यम बनाने और जन शिक्षा विभाग, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, ये सब जो आप पढ़ चुके हो इसमें वही सब कुछ था। ठीक है, बस ये चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेजी का विस्तार हो जाए, ब्रिटिश शासन का स्थायित्व तो बना रहे और जो भारतीय लोग हैं जो हमारी भाषा नहीं समझ रहे हैं वो भी हमारी भाषा समझें और अपनी भाषाओं में भी अपनी बात कह सकते हैं। ये सब था उसमें। ठीक है, इसके गुण क्या क्या थे, इसकी मेरिट्स क्या थी देख लेते हैं एक बार। इसके मेरिट्स क्या थे? देखो, जब 20 सालों तक बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हो ना और अचानक से कुछ अच्छा काम थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बेटर हो जाए, भले बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा बेटर है, तो लोगों को थोड़ी शांति मिल जाती है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब जैसे चलो उदाहरण दूँ आपको, पता नहीं अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अचानक से बीच में क्या किया, बीच में अचानक से उन्होंने राशन कार्ड बंद करवा दिए हैं, या जिनको आवश्यकता थी उनके पास रहने दिए, केवल जिनको आवश्यकता थी लेकिन उनके पास 100 गज ज़मीन थी लेकिन उनको भी वो अपने राशन कार्ड जमा करने पड़े, तो वो लोग। और दूसरा,
किसानों के खातों में इन्होंने पैसे डलवा दिए, अब उनसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। मतलब बहुत सारे काम ऐसे किए जो लोग उनसे खुश नहीं हैं। मतलब महंगाई अपने बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई, तो इससे लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए ना। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आज के टाइम में हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं उससे। तो एक तो महंगाई से परेशान, दूसरा राशन कार्ड का भी काम खेल ख़त्म करवा दिया, तीसरा गैस जो फ्री मिली थी वो भी नहीं है अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। और चौथा किसानों के अकाउंट में जो पैसे पहुंचाते वो भी ले लिए। तो अब इन चीज़ों से बहुत लोग बड़े तृप्त हो गए, परेशान हो गए, थोड़े दुखी हो गए कि यार ये क्यों ही कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अचानक से कोई बात हो जाए, अचानक से मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि आटा भैया अब देखो, अब आप लोगों को आटा मिलेगा 15 रुपये किलो, और सब्जी साग सारी चीज़ें आपको बहुत सस्ती सस्ती मिलेंगी। चीनी आपके यहाँ 10 रुपये किलो, मतलब जो भी कहें रेट बहुत सस्ती कर दें, बहुत नहीं तो जो पिछला है उससे थोड़ा कम कर दें, तो उससे लोग इतने खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ तो खैर थोड़े टाइम बाद ही ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ तो 20 वर्ष तक एक घोषणा पत्र रहा था ना, 20 वर्ष तक विवरण पत्र रहा था ना, मैं काली का तो उसने रेड मार दी थी। तो अब ये बुड कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा करता तो लोगों को अच्छा लगेगा वो। तो ये इसमें क्या मेरिट्स देख लेते एक बार। देखिए अभी जो बात कही गई उसके बारे में कुछ बुरा मत मान लेना आप लोग, ठीक है। जो हमें लगा वो हमने आपसे कहा, जो हम देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बुड का घोषणा पत्र में क्या था, इसकी मेरिट्स क्या थी, इसके गुण क्या थे। एक तो इसने नवीन युग का सूत्रपात किया, क्योंकि 20 साल बाद ये कुछ सही करके आया, सही लेकर आया, कुछ नवीन युग का सूत्रपात किया। दूसरा, आगे पत्र की संस्तुतियाँ इतनी व्यापक एवं उपयोगी थीं कि इससे शिक्षा का प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ, इससे शिक्षा का हर पहलू प्रभावित हुआ, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा का हो, चाहे माध्यमिक का, चाहे उच्च शिक्षा का हो, ठीक है। रिचे ने लिखा, बुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है। ये परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए याद रखना कि किसने कहा था कि बुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है। किसने कहा था, रिचे ने कहा था ये, ठीक है, रिचे ने। आगे देखिए, बुड घोषणा पत्र में निस्संदेह सिद्धांत को सर्वथा अनुपयुक्त बताया गया, ठीक है। और क्या है, घोषणा पत्र में भारतीय साहित्य की उपयोगिता स्वीकार की गई, नहीं तो मैकाले में नहीं था ऐसा, ठीक है। उसको पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया। आगे देखिए, बुड घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने ये कहा, बुड घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये बताया, ठीक है। और शिक्षा की नीति का निर्धारण किया, शिक्षा को एक निश्चित दिशा प्रदान की। इसी के बारे में बसु ने लिखा, यह आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। वहाँ क्या ऊपर क्या कहा था, रिचे ने क्या कहा था, महाधिकार पत्र है, लेकिन यहाँ बसु क्या कह रहे हैं, यह क्या है, शिक्षा का शिलाधार है, ठीक है। तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया है। ये दोनों शब्द आप याद रखना, शिलाधार और शिलान्यास। किसने कहा ये कहा बसु ने, ठीक है। आगे देखिए, इसने विश्वविद्यालय के नव निर्माण का सुझाव दिया। और क्या किया, इसने निर्धन किंतु योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की, बुड डिस्पैच ने, ठीक है। ये जो आदेश पत्र था ना, सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का अनुमोदन करता था ये, ठीक है। आगे देखिए, आदेश पत्र ने प्रथम बार एक विशद शिक्षा योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। जैसा हमने आपको क्रम बताया था ना शिक्षा का, कि क्या क्या होगा, पहले प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, फिर मिडिल शिक्षा दी जाएगी, बताया था 5, पहले प्राथमिक, फिर दूसरे नंबर मिडिल शिक्षा दी जाएगी, ये कहा था। और उसके बाद क्या, फिर वो हाई स्कूल करेगा, फिर वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाने के बाद वो विश्वविद्यालय में जाएगा, 5 स्तर की इस तरह की शिक्षा थी, ठीक है। और क्या था, आदेश पत्र में, हाँ, ये योजना प्रस्तुत की गई थी। आदेश पत्र में प्रथम बार एक विशद योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। इस संबंध में लॉर्ड डलहौजी ने क्या लिखा, देखो, लॉर्ड डलहौजी ने कहा, यह संपूर्ण भारत के लिए एक शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी, मतलब बहुत बड़ी व्यापक और बहुत विस्तृत योजना थी, जिसने स्थानीय या केंद्रीय सरकार समर्थन देने के लिए साहस नहीं कर सकती थी, जिसमें स्थानीय या केंद्रीय शासन सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक व्यापक योजना थी ये। अच्छा, ये व्यापक थी, इस वजह से तो पूरे 28 सालों तक ये रही। बाकी योजनाएं 19-20 साल में निकल ली, लेकिन ये 28 सालों तक रही थी पूरी, पता है आपको। चलो आगे देखते एक बार। लॉर्ड डलहौजी के मतानुसार आदेश पत्र में संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक योजना थी।
इस प्रकार की व्यापक एवं विस्तृत योजना की रूपरेखा प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा कदापि नहीं की जा सकती थी। देखो, इसमें भारतीय भाषा को महत्व स्वीकार किया गया था। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के पद प्रतिष्ठित किए जाएं, ऐसा कहा गया था। और इसने व्यावसायिक शिक्षा को बहुत बढ़ाकर बात की। इसने बेकारी की समस्या को दूर करने के उपाय के बारे में भी कहा, स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करने के बारे में कहा, ठीक है, और देसी भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण करने पर बल दिया, ठीक है। ये क्या था, इसके ये गुण थे, किसके, वुड डिस्पैच के, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेना, ठीक। देखिए आगे गुण आपने देख लिए, अभी एक दो गुण और हैं इसमें, क्या क्या है, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हो। इसने स्त्री और मुसलमान शिक्षा के बारे में बात कही कि इनके अलग स्कूल खोले जाएंगे, अलग अलग इनको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि स्त्रियों की शिक्षा, मुसलमान शिक्षा, सरकार का ये कर्तव्य है कि इनको शिक्षा दे, ठीक है। और उन्होंने नवीन प्रकरण का प्रारंभ किया भारतीय शिक्षा के इतिहास में। और इसमें क्या था, आदेश पत्र के द्वारा कंपनी ने अधिकृत रूप से स्वीकार किया कि जनसाधारण को शिक्षा देना सरकार का प्रथम कर्तव्य है, ये कहा वो डिस्पैच ने। और देसी प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सब किताबी बातें थी, किया कुछ भी नहीं गया था, बस थोड़ा थोड़ा काम किया गया इन सब पर, बाकी सब किताबी बातें रह गई। आगे देखिए, दोष क्या क्या थे। दोष ये थे कि शिक्षा को पूरी तरह राज्य के अधीन करने से शिक्षा में नौकरशाही का जन्म हुआ, क्योंकि शिक्षा को पूरी तरह राज्य के अधीन कर दिया तो अब तो राज्य तो उन्हें पढ़ाएगा ना, जो उसके हिसाब के होंगे, और जो हिसाब के नहीं होंगे तो उन्हें बना लेगा, और जो हिसाब के बन जाएंगे उन्हें अपने यहाँ पर काम करवाएगा, है ना। सरकार तो यही चाहती थी ना कि बस ये लोग बन जाएं कुछ और हमारी कंपनी में हमारे लिपिक के पदों पर भर्ती हो जाए, तो ये तो किया उसने, ठीक है। और दूसरा दोष क्या था, आगे पत्र में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हित को दृष्टिगत रखते हुए, यानी कि उन्होंने आज्ञा पत्र तो जारी किया लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हित को देखा कि हित है या नहीं इसमें। और अच्छा, इसी के लिए भगवान दयाल जी कहते हैं कि बोर्ड के आदेश पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। ये सर्वोत्तम बातें जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे का सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। देखो, यानी कि बुद्धिस्ट में कहा तो बहुत गया भारतीयों के शिक्षा के बारे में बात, उनके रहन सहन के बारे में बात, लेकिन भगवान दयाल जी कहते हैं कि सब झूठी बातें थी। केवल ये चाहते थे ये लोग, बुद्धिस्ट में भी यही चाहते थे कि केवल यूरोपीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो, केवल यही चाहते थे। आगे देखें, और आदेश पत्र ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य कर दिया। फलस्वरूप चिरकाल से चले आ रहे स्वतंत्र शिक्षण का अंत हो गया। अब शिक्षण स्वतंत्र नहीं रहा, अब राज्य जैसा कहता है टीचर्स को वैसा ही करना पड़ता है, स्कूल वैसे ही चलाना पड़ता है। और क्या, प्रजातंत्रवादी शिक्षा मर्मज्ञों को विशेष रूप से कुत्सित प्रतीत होता था। जो खुलकर जीने वाले व्यक्ति थे ना, अब वो खुलकर नहीं जी पा रहे थे। अब तो वो ऐसे नौकर बन गए राज्य के कि राज्य कहता है कि इतना दिन रहो, इतनी देर रहो, तो उन्हें उतना देर रहना पड़ता है। राज्य जैसे चलाना चाहता है वैसे चलाता है टीचर्स को। तो इसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स बड़े दुखी हो गए। और क्या था, इसने विभिन्न वर्गों की शिक्षा में अंतर करने वाले परंपरागत विक्टोरियन आदर्श का प्रतिपादन किया। विक्टोरियन आदर्श क्या था, शिक्षा में अंतर स्थापित करता था, वो था, ठीक है। देसी विद्यालयों की उन्नति के लिए समुचित सुविधाएं नहीं दी गई थी, और देसी विद्यालयों के लिए सुविधा नहीं थी, लेकिन जो अंग्रेजी विद्यालय थे उनके लिए सुविधाएं थी। अंग्रेजी ज्ञान के प्रसार हेतु जनता के धन से सरकारी उपयोग को अनुदान प्रणाली द्वारा संभव बनाया गया। देखो, धन भी अपना है, जनता भी अपने, देश भी अपना, सब कुछ अपना है, लेकिन उसी पैसों को ये लोग अंग्रेजी लोग लेते थे और लेकर क्या करते थे, अंग्रेजी ज्ञान के प्रसार में लगाया करते थे। ये होता था, यानी कि जनता से बहुत सारा टैक्स इकट्ठा कर लिया और अंग्रेजी ज्ञान के प्रसार में लगा दिया। ये भी था बुड डिस्पैच में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पर क्या था, नौकरी पाने हेतु उपाधि प्राप्त करना था। यहाँ केवल ये लोग चाहते थे कि शिक्षा इनको दे दी जाए और ये नौकरी पाएँ और बस कोई उपाधि इन्हें मिल जाए। तो सब वहाँ जो पढ़ते थे ना, उन लोगों ने वैसे किया। शिक्षा का उद्देश्य जो अंग्रेजों ने सोचा वही लोगों ने बना दिया कि ठीक है, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और नौकरी पाएंगे, उपाधि पाएंगे, बस इतना था। तो यहाँ पर चारित्रिक और नैतिक विकास हो ही नहीं पाया सही से। किताबों में कुछ अलग लिखा, कागजों में कुछ अलग लिखा, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। आगे देखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना गया। यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी ना, तब कहते थे लंदन विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसके जैसा बनाना चाहिए। इसमें सार्वभौमिक साक्षरता का प्रयास दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है।
मिशनरी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने का कोई प्रबंध नहीं लगाया गया, ये तो बहुत बड़ा दोष था। जब सब धर्म की मनाही थी तो मिशनरी के धर्म की यहाँ क्यों थी, ये दोष ही था। ठीक है, और क्या, प्राच्य भाषाओं को दिखावटी संरक्षण दिया गया। जैसा हम आपसे कहते आ रहे हैं कि किताबों में अलग ज्ञान था और प्रैक्टिकल में अलग ज्ञान था, तो यहाँ पर दिखावटी संरक्षण दिया गया किसको, प्राच्य भाषा को, यानी प्राचीन काल की भाषा को। आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि जो अपने मन वचन और कर्म से ध्यान करता है भगवान का या कुछ भी करता है, तो उसकी उपेक्षा की गई, उसका मतलब नहीं रखा गया। और पूर्ण रूप से लौकिक शिक्षा कैसे हुई, पूर्ण रूप से लौकिक, केवल पढ़ो लिखो कमाओ पेट भरो मर जाओ, इतना था बस। ठीक है, इसके फलस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता पर गहरा आघात पहुंचा। जिस देश में राम रहीम पैदा हुए, जिसमें भगवान बुद्ध पैदा हुए, जिसमें भगवान कृष्ण सब पैदा हुए, यहाँ पर वहीं आध्यात्मिक तो गहरा आघात पहुंचा है इन अंग्रेजों ने। डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है, आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी और यह भी विचार नहीं किया कि देश में शिक्षा धार्मिक संस्कार थी। पहले तो शिक्षा धर्म से ही थी, तभी तो लोग इतने ज्ञानी और समझदार थे। चलो ये सब आपने देख लिया, यही था सारी चीज़ें उस वुड डिस्पैच में। एक बार विवेचना कर लेते हैं क्या है। उपरोक्त विवेचनोपरांत यह स्पष्ट है कि वुड का घोषणा पत्र भारत का पहला सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की शिक्षा नीति और योजना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। और यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल रूप से उसी आधार पर विकसित हुई है। ठीक है, एस.एन. बसु ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वुड डिस्पैच। अब आता है भारतीय शिक्षा आयोग। तो देखो हमको लग रही है बहुत जोर की नींद, तो इसको बताएंगे हम आपको कल। ठीक है ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो रह गए, तो स्टार्ट ही हुआ आपका। बहुत सारे टॉपिक हैं, भारतीय शिक्षा आयोग भी है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा बताएंगे कल। इसके अलावा और क्या क्या है भैया, सार्जेंट रिपोर्ट भी है, सेंट्रल कमेटी भी है, कलकत्ता आयोग भी है, कोठारी आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, हर्टोग कमेटी है, बहुत सारे हैं इसमें, हम आपको इनको भी बताएंगे। ठीक है, चलो और कोई बात हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो ये सारी चीज़ें हम आपको कल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ये देख लीजिए और फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।